जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 24 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 24 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट जीके से डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। @मॉक टेस्ट जीके सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजल से संबंधित कौन है? बेगम अख्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुचरण सिंह का संबंध क्रिकेट के खेल के उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार ने पद्मश्री प्राप्त किया था। तो गुरुचरण सिंह का संबंध किससे है? क्रिकेटर से है। 2023 में कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है? तो रोहन बोपन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाला उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है? तो रोहन बोपन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में से एक नहीं था, पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं था? हरित क्रांति के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन में वृद्धि हुआ था। ये आपका जो है ये गलत था। तो ये आपका उसमें से एक नहीं था। आपका ग्रामीण में प्रवास नहीं हुआ है, शहर से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास में वृद्धि नहीं हुआ है, याद रखना है। अब मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और बड़े किसान हरित क्रांति की नई तकनीक के लाभान्वित होने में सक्षम थे और हरित क्रांति से उन किसानों को लाभान हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है जिनके पास भूमि, पूंजी, उद्योग प्रौद्योगिकी की जानकारी थी और हरित क्रांति के कारण कई मामले में काश्तकारों का विस्थापन भी हुआ था। तो हमारा तीसरा कारण है, बाकी तीनों के तीनों ऊपर कारण दिए गए हैं, ठीक है। और याद रखना ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ है? तो 1966 में स्टार्ट हुआ है पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो है किसके लिए था? यह जो है मैक्सिकन वीट के लिए था। यहाँ पे कौन सा वीट था? मैक्सिकन वीट इसमें यूज किया गया था। और ये जो है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये इसके फादर कौन थे? फादर थे आपके MS स्वामीनाथन थे। अगर विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मल बोरलॉग थे और इसके लिए इनको नॉर्मल बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो पूंजीगत व्यय जो है आपके यहाँ पे कौन सा नहीं है? वेतन और वृद्धा पेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं? ये आपका क्या है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि आपका पूंजीगत व्यय है। तो यहाँ पे वेतन और वृद्धा पेंशन जो था आपका रेवेन्यू में जाता है। आपका जो भी आपका परिसंपत्तियों में सुधार होता है अस्थायी प्रतिशत, तो इसको आप कैपिटल में जाते हैं। सड़क और पुल का निर्माण करेंगे कैपिटल में जाएगा और राज्य सरकार को ऋण मिलेगा तो ये भी आपका कैपिटल में जाएगा, क्योंकि रिटर्न उससे मिल जाता है, रिटर्न मिलता है उसमें। नेक्स्ट है 1851 में किसने श्यानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव्य के माध्यम से एक छोटा से गोले का वेग का वर्णन करते हुए द्रव्य यांत्रिकी की खोज की थी? तो ये थे आपके ग्रेबियल स्टोक्स ने किया था। टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। 1851 में किसने श्यानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव्य को माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव्य यांत्रिकी की खोज की थी? तो जॉर्ज गैब्रियस ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उससे 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 कम कर दिया जाए तो उस दर को क्या कहते हैं? तो उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। यानी जो भी, अगर देखिए RBI क्या होता है? RBI कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक RBI से उधार लेता है शॉर्ट टर्म के लिए और जिस रेट पे लेता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगर जिस रेट पे RBI अगर कमर्शियल बैंक से उधार लेता है तो उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, याद रखना है। बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट में अंतर होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट अंतर होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, याद रखना है बस। और कमर्शियल बैंक देखिए यहाँ पे सिंपल है, RBI हो गया और कमर्शियल बैंक हो गया। अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेगा RBI से तो ये आपका रेपो रेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए लेगा तो बैंक रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हो यहाँ पे स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की दशा में बंध पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होती है। तो ये आपका टफ क्वेश्चन है, इकोनॉमी का पूछा गया है, काफ़ी 2 क्वेश्चन इसे पूछ लिया अभी तक में। तो स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की दिशा में बंध पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलित की स्थिति में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो संजय कुमार मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो संजय कुमार मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो ये आपका भेल हो जाएगा। भेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पीले हरे रंग का एक रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक आग्नेय शिलास्थलों से जैसे बसाल्ट, ग्रेबो, ड्यूनाइट, डाइबेस और
पेरिडोइट में पाया जाता है, तो क्या ऑलिविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चन कहेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन सा एक पीले, हरे और हरे रंग का एक रत्न है जो अक्सर क्या है मैफिक और अल्टा मैफिक आग्नेय शेल्फ जैसे बसाल्ट, ग्रेबोडुनाइट में पाया जाता है, तो ये आपका ऑलिविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागोई और थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो ये मणिपुर इसका हो जाएगा। मणिपुर का यहाँ पे कौन सा जगह जागोई और थाबल चोंगबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम कौन सा यहाँ पे होता है, ये नृत्य है कौन का आपका जागोई और थलबा मणिपुर का हो जाएगा। और मणिपुर में हो जाएगा योसांग उत्सव भी मनाते हैं। फिर आपका चावनकोट हो गया, पावलकोट, ये सब मीमकोट, ये सब यहाँ पे मीमकोट तो मिजोरम का हो जाएगा। यहाँ पे पावनकोट यहाँ पे मनाते हैं मिजोरम मणिपुर का। ठीक है। ओडिशा में कौन सा त्यौहार, ओडिशा में नुआखाई हो गया, ओडिशा में नुआखाई हो गया, बाली जाता हो गया, धनु जाता हो गया, रज पर्व हो गया, यहाँ पे ये सब अम्बुबाची कहाँ पे, आसाम में हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड में कौन सा है, नागालैंड में त्यौहार मनाते हैं कौन सा, तो नागालैंड में हम हॉर्नबिल त्यौहार मनाते हैं, सेक्रेनी त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद जो है आपका जो मोत्सू त्यौहार जो नागालैंड का ही मनाते हैं, याद रखना है। हॉर्नबिल त्यौहार 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलोर में स्थित है। सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहाँ पे, बेंगलोर में जगह। सीवी रमन को कब जो है इनको कब जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सीवी रमन जो है आपका इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के खोज के लिए। कब दिया गया था आप मेरे को बता सकते हैं, 1925 में, 1926 में, 1930 में, बताना है इसमें से। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं, तो थॉमस हिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी फुटबॉल एथलीट बने हैं पुरुष एथलीट, ये आपका थॉमस हिक हो जाएंगे। 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय यानी अल्बेनी मैग्नेट बनाया जो एक समय में 750 पाउंड तक का धातु उठा सकता है, तो आपका जोसेफ हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युतीय चुंबक बनाया था, तो आपका जोसेफ हेनरी ने बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, ये थे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। तुगलक संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। फिर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने टोकन करेंसी का स्थापना किया था। इसके बाद इन्होंने कैपिटल को भी शिफ्ट किया था, कहाँ से, दिल्ली से देवागिरी या फिर दौलताबाद शिफ्ट किया था। इसके बाद जो इन्होंने इनके टाइम में मोरक्को यात्री आया था, इब्न बतूता इनके टाइम में आया था, जो कि आपका रेहला लिखा था। इनके टाइम में डाक सिस्टम काफ़ी फेमस था, जो कि मोरक्को इब्न बतूता ने शेयर किया था। ठीक है। यहाँ पे और क्या, इन्होंने दीवाने कोही के नाम से एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया था। फिरोज शाह ने क्या किया, नहरों का निर्माण करवाते हैं, याद रखना नहरों का निर्माण। दूसरी बात है, इन्होंने बहुत सारे क्या है आपका यहाँ पे जो है फ्री हॉस्पिटल करा था, जिसका नाम है दारुल सलाम जो आपका ये आपका हॉस्पिटल फ्री हॉस्पिटल था। उसके बाद दीवाने बंदगम हो जाएगा, स्लेब डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगम। उसके बाद जो यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे दीवाने बंदगम हो जाएगा, दीवाने खैरात हो जाएगा, डोनेशन के लिए खैरात यहाँ पे देते थे ये लोग। तो ये सब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। और कुतुब मीनार का आखिरी जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो बनाया था मंजिल, ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट है, केरल निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है, केरल जो है आपका ओणम के लिए प्रसिद्ध है। केरल में ओणम ही नहीं आपका क्या क्या होता है, आपका बोट रेस होता है, केरल से समझ याद रखिए, बोट रेस होता है, ओणम होता है, कलारी पट्टी होता है, मकर विलक होता है, सबरीमाला हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे केरल में, कलारी पट्टी आपको बता ही दिए। और क्या हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पे हो सकता है। उगाड़ी का त्यौहार कहाँ पे, उगाड़ी का कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में होता है। पोंगल तमिलनाडु में होता है, साथ साथ जल्लीकट्टू हो जाएगा। बिहू का कहाँ पे, बिहू आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता को संरक्षण रखना। तो ये आपका कौन सा है, उदारवादी सिद्धांत में से एक आता है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है, तो ये आपका समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये किस में आता है, ये आपका आर्टिकल 44 में आता है, समान नागरिक संहिता। काम करने का अधिकार को संरक्षित करना आर्टिकल 41 आ जाएगा।
फिर सामाजिक कल्याण को बढ़ा देना, आर्टिकल 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और समान काम ये 39 ये भी 39 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। समाज कल्याण जो था वेलफेयर सोसाइटी आपका 38 में आएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा है? RC दत्त, रमेश दत्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपका RC दत्त द्वारा लिखा गया है, रमेश चंद्र दत्त। 2011 में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो 14.2%। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? ये थे 14.2%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मुद्रा की पूर्ति को M1 के माप में सम्मिलित किया गया? M1 में कौन कौन आते हैं? तो M1 में आ गया जनता के पास, यानी जो लिक्विड होते हैं वो आते हैं। तो जनता के पास सकी करेंसी ये आपका M2 में आता है। और व्यावसायिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को RBI में मांग जमा, तो ए और सी आते हैं। याद रखिए ये जो होता है डाकघर M2 में आता है। और जनता के पास रखे करेंसी और जो व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के पास जो RBI से मांग जमा होते हैं वो भी आपका M1 में ही आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नर्तक नर्तकियों के किसके गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जगह कुमुदनी लाखिया को किया गया है। निम्नलिखित में से किस कथक नृतक को नर्तकियों में किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कुमुदनी लाखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कथक से डांस से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के संबंध में है? तो राष्ट्रगान के बारे में याद रखें 51(1)(e) हो जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1976 में। कितने इंट्रोड्यूस किए थे? 10 इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सा कमेटी था? स्वर्ण सिंह कमेटी था। इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जो है कितने हैं? 11 है टोटल। उस समय जब ऐड किया था 10 ऐड किया गया था। पहला जो एक बच गया वो आपका 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। ये वाला जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ ऐड किया गया था। और ये जो है 1976 में था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और याद रखिएगा इतना चीज़। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं इसको, ठीक है। केमिकल चेंज होता है। दूध से दही बनना केमिकल चेंज होता है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यह उत्तरी भारतीय मैदान। तो भारत का निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला रीजन कौन सा है? तो मैदान का ही है, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। तो द्वीप समूह में ज़्यादा पॉपुलेशन होगा नहीं, यानी आइलैंड में कोई सब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा नहीं, हिमालय में पॉपुलेशन नहीं होगा, मरुस्थल में पॉपुलेशन नहीं होगा। तो एक ही बचता है यहाँ पे ऑप्शन ए। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। @mockTest GK सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।